ओके सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लॉ एंड रेगुलेशंस रिगवर्निंग अकाउंटिंग। ठीक है कि आपको जो है बेसिक लॉस आपको पता होने चाहिए जो आपकी जो है क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग को गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है वो सारा का सारा जो है हमने क्या करना है इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, आसान से चैप्टर है, शॉर्ट सा। सो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। पहली बात कहता है कि लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर कंपनी लेजिस्लेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर कोई उसको जो है अप्लाई नहीं करता या यूज़ नहीं करता, और कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस कौन कौन से हैं अकाउंटिंग रिलेटेड, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से बोर्ड्स हैं, कौन से जो है स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास जिसको हम फॉलो करते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जो है एनवायरनमेंट और ऑडिट और इससे रिलेटेड जो है कमेटी रिलेटेड हमने देखा कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपको बेसिक्स पता हो, आपको जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड कि आपकी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, और अगर जो है कौन सी कंपनी जो है उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने क्या करना है, कैसे जो है अकाउंटिंग को अप्लाई करना है स्टैंडर्ड्स को, और उसके अलावा जो है कौन से इंटरनेशनल रेगुलेशंस आपके पास मौजूद हैं। सो कहता है कि अथॉरिटीज टू होम कंपनीज आर अकाउंटेबल। सो अगर हम जाहिर सी बात है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है कि आपके पास जो है कौन कौन से बोर्ड्स बनाए गए हैं, कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखती है। बाकी तो आपके पास जो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन हर कंट्री में एक ना एक जो है आपके पास रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई होती है जो इन चीज़ों को देखती है। और इसलिए कहते हैं कि मैनी कंट्रीज हैव enacted legislation controlling and retention and submission of proper accounting records and financial statement. This legislation predominantly applies to companies as governments attempt to ensure that they are accountable for their action. There are usually several bodies that company find themselves accountable to. ठीक है, कहता है कि आपके पास जो है अकाउंटिंग, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ठीक है, आपके फ्रॉड्स वगैरह अगर जो है टाइमली पता नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो है किस तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज करोगे और कैप्चर करोगे कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसके लिए जो है हर कंट्री ने अपने जो है रेगुलेशंस वगैरह आपको दिए हुए हैं। तो इस वजह से जो है आपको क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, और आपके जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं वो आपको जो है क्या करेंगी, देखेंगी। वो आपको जो है नज़र रखेंगी कि आप जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है कहता है कि यहाँ पे सेवरल बॉडीज हैं जो क्या करती है उसके लिए आप अपने आप को अकाउंटेबल कंसिडर करते हो। तो जिसमें इन्होंने कहा हुआ है, पहली बात हमारे पास आ जाती है कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं आपके पास। अगर हम यूके का जिक्र करें तो कहता है कि यूके में उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने इन चीज़ों को ओवरसी करने के लिए जो है कंपनीज बनाई हुई है, और उन कंपनीज को जो है क्या कहा जाता है, कंपनीज हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। अगर हम मलेशिया में देखें तो कंपनीज कमीशन इसको कहा जाता है। ठीक है, जिनका मकसद क्या होता है, कहता है कि विच हैज बीन सेट अप टू ओवरसी द रेगुलेशंस एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, के जिनका मकसद क्या होता है, कंपनीज के अकाउंट्स को देखना, रेगुलेशंस को देखना, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो इनका मेजर मकसद हमारे पास ये होता है कि वो जो है कंपनीज के रिकॉर्ड वगैरह को एनालाइज करें, फिर उसके बाद जो है वो क्या करें कि कंपनीज के देखे कि कंपनीज जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है अगर आपने सही तरीके से डिपिक्ट नहीं की तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आपके जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। और कंपनी आपसे जो है अपने टैक्सेस छुपा सकती है, आपसे बाकी एसेट्स को जो है वो रिड्यूस शो कर सकती है। ठीक है, सर कहता है कि कंपनीज आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दीस बॉडीज सो दैट इंटरेस्टेड पार्टीज कैन इंस्पेक्ट। वही बात कि जो है आपकी जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो क्या करती हैं कि वो इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, उनके पास आपको जो है ये सबमिट कराना होगा, और फिर जो लोग आपकी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कंपनी को जो है, जैसे हमने कहा कि स्टेक होल्डर्स हैं आपके, वो इसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कहते हैं कि in addition to their financial statement, company may also have retained and certain submit certain key documents such as a register of shareholders,
रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है कि आपके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने वहाँ पे जमा करा दिए हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड भी उनके पास देना होगा और आपने डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड भी देना होगा कि आपके जो है जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन है कंपनी के। ठीक है, क्योंकि जब चेंज हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, जब हम क्या कहते हैं कि नए डायरेक्टर्स असाइन हो जाते हैं या अपॉइंट हो जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड अपडेट कराना पड़ता है, उनका जो है रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हो। तो इससे जो है थोड़ा सा ये भी होता है कि जो एनालाइज करने वाली या रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो भी इस चीज़ को एश्योर कराती है कि जो बंदा बैठा हुआ है ये वाकई कॉम्पिटेंट है, ठीक है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है क्लियर है कि नहीं है। और शेयर होल्डर्स का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में पुट करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो है पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग पड़ा होता है, जो है हेडिंग होती है पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, कि किस पैटर्न से आपने जो है शेयर होल्डर्स को जो है शेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो है रेगुलेटरी बॉडीज की नज़र में ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों। दूसरी चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो है टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, इनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ के जो है टैक्सेस से ही जो है आपकी गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो है क्या होता है, रोल सारा का सारा टैक्सेस पे होता है, तो वो टैक्सेस जो है इन चीज़ को एनालाइज़ करती है कि क्या उसमें जो है जो टैक्स थे वो प्रॉपर उन्होंने पे किए हैं कि नहीं किए हैं। कहता है कि companies as well as individuals are accountable to tax authorities in the countries in which they are based। कि हर कंट्रीज में ऑलमोस्ट आपको जो है टैक्स देनी पड़ती है, चाहे इंडिविजुअली हो, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कंपनीज हैं तो आपको जो है सेल्स टैक्स और जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। They have to prepare tax returns each year, showing the amount of taxable profit they have earned in the period। कि आपने क्या करना होगा, टैक्स रिटर्न्स जो है बनाने होंगे। जैसे कि जो है अगर हम लोकल ज़ुबान में हमारे मुल्क में देखें तो हम कहते हैं कि गोशवारे जमा कराएं टैक्स के। ठीक है, सो टैक्स रिटर्न्स क्या है कि आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है वो आप उसको शो करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है कि हाँ वाकई ये जो है कंपनी या ये जो इंडिविजुअल है वो टैक्सेस पे कर रहा है। तो अगर उस पर एडिशनल टैक्सेस आएंगे तो उसमें जो है आपको क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें अपने मुल्क में तो आपके पास जो है फाइलर और नॉन फाइलर का जो है हमेशा जिक्र किया जाता है। सो फाइलर जो है क्या होता है कि जो टैक्सेस पे कर रहा होता है वो फाइलर होता है, जो टैक्सेस नहीं पे करता, जिनमें जो है अपना नाम रिकॉर्ड नहीं कराया होता है, वो लोग हमारे पास नॉन फाइलर होते हैं। तो जब भी आप उनके जो है, अगर सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इसको चेक करना है कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों को, क्या कंपनसेशन मिलती है, तो कभी आप जो है प्राइस लिस्ट निकाले जब नई गाड़ी लॉन्च हो जाती है और लोग उसकी जो है बुकिंग वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पे आपके पास लिखा होता है कि फाइलर को जो है इतना पे करना पड़ेगा, नॉन फाइलर को इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में जो है टैक्सेस का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरीके से जब आप क्या करते हैं कि टोकन टैक्सेस और ये चीज़ें पे करते हो, तो वहाँ पे भी जो फाइलर्स होते हैं वो भी जो है इस तरीके से इसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। सो कहता है कि फॉर मेनी कंट्रीज बिजनेस विल आल्सो हैव टू सबमिट रिटर्न्स शोइंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स दैट दे ओ टू द टैक्स अथॉरिटीज, कि जो वो जो है उनको दे रहे होते हैं, और जो इनके जो है कंट्रीज में कोई सेल्स टैक्स दे रहा है, कोई जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस दे रहा है। ठीक है, सो वो आपको जो है शो करना पड़ता है, वहाँ पे जो है वो सारे के सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल कराते हैं कि जी हमने इतने टैक्सेस पे कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज, थर्ड चीज आ जाती है, जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो कहता है कि अदर अथॉरिटीज हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है देखें तो और भी डिफरेंट किस्म के इदारे जो है बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं कंपनीज के जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उसके साथ उनका काम होता है। तो उसमें जो है कहता है कि अगर हम यूके को देख लें तो यूके में जो है कहता है कि मोस्ट बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री हैंडल क्लाइंट मनी। The FCA, Financial Conduct Authority, and PRA, Prudential Regulation Authorities, are public bodies that monitor and control the activities of organization within the industry to protect clients against failure और poor advice। ठीक है, कि वो आपके पास जो है क्या करता है कि इन चीज़ों को देखता है, और वो क्या कहता है कि सारे के सारे अगर जो है जो क्लाइंट्स को एडवाइजेस देता है, एडवाइजरी आपके पास जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपके पास इदारे बनाए गए हैं, जैसे एफसी हो गया, पीआरए हो गया, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी आपके पास बनाई गई है, वो क्या करती है, चीज़ों को मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और वो अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से एडवाइजेस दे रही है कि नहीं दे रही। क्योंकि अगर वो लोग सही तरीके से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं करेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा
कि जो है वो फेल्योर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, चैरिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, खैरात वगैरह, वो जो है पूरी कमीशंस कंपनीज़ बनाई जाती हैं या जो ऑर्गेनाइज़ेशंस बनाए जाते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए कहता है कि चैरिटीज़ हैव एक्सेस टू पब्लिक मनी, सो द चैरिटी कमीशन इज़ अ पब्लिक बॉडी दैट रजिस्टर्स ऑल चैरिटीज़ एंड मॉनिटर्स देयर एक्टिविटीज़। कि जो चैरिटीज़ आपके पास आ रही हैं, वो जो है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही, उनको रजिस्टर कराना, फिर उसके बाद जो है मॉनिटर करना उन चीज़ों को, तो वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। थर्ड चीज़ कहता है कि आपके पास यूटिलिटीज़ रिलेटेड जो आपके पास गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उन चीज़ों को देखा जाता है कि वो आपके पास जो है फेयर है, ठीक है? वो अपनी जो है प्रॉपर तरीके से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास इस मसले को जो है वो लोग देखते हैं कि अगर जो है जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी हुई है, या जो है कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स नीड टू ऑफर अ रिलायबल फेयर एंड सेफ सर्विस अक्रॉस द कंट्री, कि वो इन चीज़ों को भी देखते हैं कि आपके पास जो है जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो सेफ है, ठीक है, रिलायबल भी है और फेयर भी है, क्योंकि आपके पास जो ये सेंसिटिव है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो है उसकी शॉर्टेज और बाकी जो मसले आ जाते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ऐसे ना हो कि कहीं पे बिजली हो नहीं और आप उसके पीछे जो है बिल भिजवा रहे हो, या जो है वहाँ पे उनको सर्विसेज सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो रही, वहाँ पे वो सफ़र हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि OFGEM जो है आपके पास उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि ऑफिस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स, ठीक है? कि जो पब्लिक बॉडी है यूके में, वो क्या करती है कि इन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। कहता है कि रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज नॉर्मली हैव टू प्रोड्यूस सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द रेगुलेटर्स, और जो भी आपके पास जो है इस तरीके से रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होंगे, उनको जो है अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने रेगुलेटर को देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है उसको एनालाइज करना, उन चीज़ों को देखना कि प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है कि नहीं अर्न कर रहा, अपने जो है एसेट्स उनके कितने हैं, उसके अलावा जो है वो टैक्सेस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो है गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो किस चीज़ में होता है, टैक्सेस से होता है। ठीक है, सो कंपनीज़ के जो है टैक्सेस और इन चीज़ों को एनालाइज़ करना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम जो है कहते हैं कि आपके पास जो है इंटरेस्ट को हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास टैक्स शील्ड है। तो हम इन चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं कि वाक़ई कंपनीज़ ने जो है इतना इंटरेस्ट दिया हुआ है, या उन्होंने जो है टैक्स से बचने के लिए अपने जो है इतने ज़्यादा जो है उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए इंटरेस्ट को ज़्यादा शो कर दिया। तो वो इन चीज़ों को एनालाइज़ करती है, उनका इंटरेस्ट इसमें होता है। और अगर किसी कंपनी ने वाक़ई बहुत ज़्यादा जो है क्या किया हुआ है, लोन वग़ैरह लिया हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकती है। तो ये आपके पास जो है कुछ अदर अथॉरिटीज़ जो है आपके पास डिज़ाइन की जाती हैं, जो इन चीज़ों को एनालाइज़ करती है डिफरेंट अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली। सो समरी क्या कहता है? कहता है कि इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द रेलेवेंट अथॉरिटीज, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिटेन देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर मिनिमम पीरियड, यूजुअली 7 ईयर, इन केस द अथॉरिटीज विश टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन एट अ फ्यूचर डेट। सो कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रेलेवेंट अथॉरिटीज जितनी भी हों जिसके अंडर आप जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और वो ड्यूरेशन उसका जो है कम से कम 7 साल होगा। इन 7 सालों के दौरान जो है जब भी उनको ज़रूरत होगी इस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए, किसी भी डेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद होनी चाहिए, और वो इसको एनालाइज़ कर सके। कि कहीं पे उनको कोई डाउट्स नज़र आएँ, या जो है उनके स्टेटमेंट्स में कोई जो है चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो जो है प्रीवियस के साथ उसको कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना पड़ता है। सेकंड चीज़ क्या है, लेजिस्लेशन गवर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गवर्न करने के लिए कौन-कौन से जो है लेजिस्लेशंस मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें, कहता है कि जी फॉर कंपनीज लेजिस्लेशन कवर नॉट ओनली द नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आल्सो हैव हाउ दे शुड बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग इश्यूज सच एज फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्मेट। ठीक है, कि आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना ली, आपने अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने अपने स्टेटमेंट्स को तैयार करना होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी होगी कि जैसे हमारे मुल्क में क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे कोई कंपनी जो है अपने स्टेटमेंट्स इशू करता है, तो कोई जो है सेमी एनुअली करता है, और फिर उसके बाद फाइनल बनाता है। तो ये आपने क्या करना होगा कि इन चीज़ों को भी देखना होगा, और उसके साथ-साथ आपने जो है उसके फॉर्मेट्स को भी देखना होगा। लेट्स से अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो रिपोर्ट फॉर्म में बना रहे हैं, या हम क्या कर रहे थे टैबुलर फॉर्म में बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना और इन चीज़ों को समझना जो है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और यही काम जो है जितने भी आपके पास जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो इन चीज़ों को एश्योर कराती है। और कहता है कि दिस हेल्प्स टू एश्योर दैट द इंटरेस्टेड पार्टीज आर एबल टू असेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज मेकिंग श्योर दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अंडरस्टैंडेबल वे।
कि ठीक है, आपके पास जो है वो क्या करती है कि कंपनीज जो है उनको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, जो उसके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, मींस के जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो जो है अंडरस्टैंडेबल वे में भी है। ऐसा नहीं है कि जो है वो इन्होंने ऐसी खिचड़ी बना के पेश कर दिया कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि जी इनकम स्टेटमेंट एक पेज पे पड़ी है, बैलेंस शीट कहीं और पड़ी हुई है, तो वो इसको जो है समझ नहीं पा रहे कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। फिर अगर आप जो है कभी जो है एनुअल रिपोर्ट्स को देखें तो वहाँ पे उसमें इतनी तरतीब के साथ उन्होंने हर चीज़ को पुट किया हुआ है कि कोई बंदा जो है उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड और रिलेटेड चल रही होती है। और कहता है कि दिस लेजिस्लेशन वेरीज बिटवीन कंट्रीज बट इन द यूके कंपनीज एक्ट 2006 कि आपके पास जो है क्या है कि कंपनीज एक्ट 2006 मौजूद है यूके में, जो क्या करती है कि इन चीज़ों के लिए जो है बैठी हुई है, जो इन चीज़ों को एनालाइज़ करती है और एश्योर कराती है कि कंपनीज़ जो है इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसी तरीके से एक्शंस लिए जाएँगे, और अगर जो है वो फ़ॉलो कर रही है तो फिर तो आप जो है उसके श्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है? कि जी ठीक है, ये कंपनी सही काम कर रही है या सही काम नहीं कर रही। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है, अपने एक्ट्स वग़ैरह बनाने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आपके पास जो है पहले इसको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहा जाता था, अब इसको जो है कंपनीज एक्ट 2017 कहा जाता है, ठीक है? कि जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको देखती है और वो जो है उसको फॉलो करती है। सो इसका नाम पाकिस्तान में जो है कंपनीज एक्ट ही है, लेकिन उसको 2017 का नाम दे दिया गया। ठीक है, पहले उसको जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस कहा जाता था। अगर आप बिजनेस लॉ में देखें तो वहाँ पे हम जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का अपना पूरा एक चैप्टर मौजूद है हमारा, जो उसमें आप पढ़ते हैं अक्सर स्टूडेंट जो लॉ के होते हैं। सेकंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, कहते हैं टिपिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी आपके पास जो है चीजें हैं जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसके फेयर और व्यू और ट्रू व्यू प्रेजेंट कर सके अपने जो है पोजीशन के बारे में और परफॉर्मेंस। ठीक है, पोजीशन आपके पास क्या है, बैलेंस शीट है। परफॉर्मेंस आपके पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट है। तो आप अपने जो है क्या करें कि सही तरीके से अपनी जो है फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिपेक्ट करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी वहां पे डिपेक्ट करें। और कहते हैं कि द टर्म ट्रू एंड फेयर इज नॉट डिफाइंड इन कंपनी लॉ। जो वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है कि ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, तो बाय लॉ जो है कहता है कि लॉ ने जो आपको ये वर्ड दिया हुआ है तो उसकी कोई खास डेफिनेशन तो नहीं है कि कौन सी चीज जो है आपके पास ट्रू होगी, कौन सी चीज आपके पास फेयर कंसिडर होगी, कौन सी कंसिडर नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बता दी हैं आपको कि अगर उसमें ये बातें होंगी तो हम इसको ट्रू एंड फेयर कहेंगे। क्योंकि अब ट्रू एंड फेयर जो है आपके पास हमने कहा था कि सिचुएशन के साथ हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी जो है स्टेटमेंट्स को शो करता है, कौन से तरीके से शो करता है, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कौन सी नहीं करता। तो इसको एक स्पेसिफिक वर्ड में पुट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दी, आपको कुछ जो है बातें दे दी या रिक्वायरमेंट्स दे दी कि अगर उसमें ये बातें होंगी तो हम इसको अप्रोप्रिएट कंसिडर करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा सादिक है, सो सादिक के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक बंदे को कहते हैं कि जी ये सच्चा मुसलमान है, तो सच्चा मुसलमान होने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रू एंड फेयर के लिए भी उन्होंने कहा कि उसमें अगर ये क्वालिटीज होंगी तो हम इसको ट्रू एंड फेयर कंसिडर करेंगे। पहली बात कहते हैं फॉलो ऑल अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके जो है कंट्री के अकॉर्डिंगली होंगे, वो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा। दूसरी बात, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होंगी, जितना जो है आप कंसिडर करते हो कि आपके जो है एज एन कंसिडर करो कि आप जो है खुद स्टेक होल्डर हो। जब आप एज ए स्टेक होल्डर एक चीज को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जी मैं चाहता हूं कि इसमें ये इंफॉर्मेशन हो। तो फिर अगला जो बंदा होगा मेरा कस्टमर, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसकी जगह पे अपने आप को पुट करके उस चीज को देख रहा हूँ। तो वो भी जो है क्या करेगा कि इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स को जो है डिजाइन करेगा या अपनी स्टेटमेंट को डिजाइन करेगा कि आखिर मैं इसको इस तरीके से जो है डिजाइन कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, आपके पास जो है वो उसके लिए आसानी होगी, वो इसको समझ सकेगा। और उन्होंने एग्जांपल दिया, कहता है कि इट वुड बी नॉट एक्सेप्टेबल टू लिस्ट करंट एसेट्स विदाउट शोइंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ करंट एसेट्स। कि जब आप उसकी जो है करंट एसेट्स के डिफरेंट कैटेगरीज नहीं बताओगे, तो जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा जो है सीए हो या एज सीए का स्टूडेंट हो, या जो है उसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो सारी की सारी, और वो जो है तमाम की तमाम चीजों को समझता हो कि मैंने किस तरीके से देखना है कि ये कौन सी चीजें करंट एसेट्स में आ रही है, कौन सी करंट एसेट्स में नहीं आ रही। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको अपने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जी कंपनीज की करंट एसेट्स ये हैं, कंपनीज के फिक्स्ड एसेट्स ये हैं, कंपनीज के करंट लाइबिलिटीज ये हैं, फिर जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी है।
इन चीज़ों को अपनी हेडिंग्स के अंडर आपने डिफाइन करना होगा। थर्ड चीज़ आपके पास फॉलो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ठीक है? आपके पास जितने भी एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम जो है प्रिंसिपल्स या आपके पास जो प्रैक्टिसेस हैं जिनको जो है उन्होंने आप पे लागू किया हुआ है कि आपने इसको फॉलो करनी है, वो सारे के सारी फॉलो होनी चाहिए। शुड नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है कि आपने उसमें से जो है कोई भी मिसस्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं करनी। कहता है कि द इंफॉर्मेशन शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट एंड शुड नॉट कंटेन एरर दैट वुड बी लार्ज एनफ टू अल्टर द व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर। ठीक है कि आप जो है कोई भी ऐसे एरर्स को एंकर नहीं कर सकते, या जो है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप जो है एंटर करने की कोशिश करते हो, तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी। आपने जो है स्टेटमेंट्स जैसी होंगी एक्यूरेटली डिपिक्ट करना होगा, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वाकई वही मौजूद है, जो हो रही है रियल आपके पास बुक में पड़ी हुई थी, और आपने जिनसे स्टेटमेंट्स तैयार किए वो वही इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। सो कहते हैं कि companies are required to maintain proper accounting records which are sufficient to show and explain transactions। ठीक है, जितना आपके पास ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड प्रॉपर मौजूद होगा तभी आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। अगर आपके पास उसका जो रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होगा तो आपके लिए एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। सो कहता है कि द कंटेंट ऑफ दिस रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड बट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लायबिलिटीज वुड बी रिक्वायर्ड एज मिनिमम। कि अब आपके पास जो है ये तो जरूरी नहीं है कि आप जो है सारे के सारे स्टेटमेंट्स और आपके पास जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मौजूद हो, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट में आपके एसेट्स शो हो रहे हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज शो हो रही है, वो तो कम से कम मौजूद होनी चाहिए ना। अब आप जो है वहाँ पे ये शो नहीं करते कि जी परचेज लैंड ऑन डेट, और फिर उसके बाद आप उसको जो है ओपन कर देते हो कि जी हमने इसको डेबिट और क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो सारी की सारी बातें अगर आप जो है इसमें पुट नहीं करते हैं, तो कम से कम आप जो है एसेट्स लाइबिलिटीज और जो है बाकी जो ऑनर्स इक्विटी साइड है उसको सही तरीके से शो करो। वो उसकी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसमें आपकी कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब आपके पास जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है जो आपके पास फेयर एंड ट्रू व्यू शो करेगा स्टेटमेंट्स की। तो कंपनीज में डिपेंड करता है, किसी ने उसके लिए जो है फाइनेंशियल डायरेक्टर रखा होता है, ठीक है, कोई उसके लिए जो है कहता है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो डिफरेंट नेम से जो है वो बंदा हो सकता है, जो क्या करता है कि वो तमाम के तमाम जो है डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, डिजाइन करता है और वो प्रोवाइड करता है। लेकिन कहता है कि अगर उसके पास ये स्किल्स मौजूद नहीं है तो वो किसी भी एक्सटर्नल अकाउंटिंग फर्म्स को कह सकता है कि आप जो है मुझे हेल्प आउट करें और हमें जो है ये स्टेटमेंट्स बना कर दें। तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए कि अब आप जो है इस बात के लिए टेंशन नहीं ले सकते कि जी अब मैं तो फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गया तो अब स्टेटमेंट्स तो मुझे बनानी नहीं आती, ठीक है, या जो है मेरे पास इतना जो है अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं सारी की सारी स्टेटमेंट्स बना सकूं। तो आप इसकी जो है सर्विसेज किसी और को भी दे सकते हो जो एक्सपर्ट्स हो इसकी, तो वो आपको बेहतर तरीके से स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करोगे, तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, ठीक है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कहता है पहली बात कि फेलियर टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और टू प्रिपेयर रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू आर बोथ क्रिमिनल ऑफेंसेस। कि आपने जो है कानूनी तौर पे आप मुजरिम हो, क्योंकि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा। आपने जो है रेगुलर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो जो प्रोवाइड की थी वो आपको सही इंफॉर्मेशन, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन पुट नहीं कर रही। जो ट्रू एंड फेयर के लिए हमने 5 बातें कही, अगर वो इस पे जो है पूरा नहीं उतरता तो उसने जो है क्रिमिनल ऑफेंस किया। फिर कहता है कि इफ बोथ इन बोथ केसेस द रिस्पांसिबिलिटी इज दैट डायरेक्टर्स हु कैन बी फाइंड फॉर फेलियर टू कंप्लाई should the company be listed may have its shares suspended by stock exchange meaning that they cannot be traded। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अगर आपने इस तरीके से किया और आपके जो है डायरेक्टर ने जो है इन चीज़ों को प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया था, तो वो क्या करेंगे, उसको फाइन भी किया जा सकता है। और आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो है शो करती है, पब्लिश कराती है। तो अगर वो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं करता, नहीं मानता, उसने प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस नहीं की, तो फिर उसके जो है जितने भी शेयर्स होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे और वो उसको जो है स्टॉक एक्सचेंज पे जो है अपने शेयर्स को सेल आउट नहीं कर सकेगा, ना ही ट्रेड कर सकता है उसको। थर्ड चीज़ कहता है कि देयर में बी फर्दर प्रॉब्लम विद द टैक्स अथॉरिटीज if records are found to be inaccurate, if the tax authorities launch an investigation and discover that too little tax has been paid, then the company may be guilty of tax evasion, which is illegal। अब अगर टैक्स अथॉरिटीज की बात करें तो वो भी तो हमने कहा कि इस चीज़ को एनालाइज करती है, और उन्होंने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया हुआ है वो इनएक्यूरेट है,
और वो इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि कंपनी के असल में टैक्सेस ज्यादा होते थे लेकिन इसने कम टैक्सेस पे किए, तो बस फिर उसके ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उस पे जो है किस चीज की जो है गिल्टी आएगी कि उसने टैक्स चोरी की है, ठीक है, जो कि इलीगल है, तो उसकी अलग आपको सजा देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि if the poor accounting records mean that the financial statement do not show true fair view, the company's auditor may give a qualified audit report. This can damage a company's reputation and make it harder and more expensive to raise finance. और अगर आपके जो है प्रॉपर सही तरीके से व्यू आपने नहीं शो किया था, आपने फेयर तरीके से स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया था, आपने टैक्सेस छुपाए थे या आपने जो है मिस जो है स्टेटमेंट्स की थी, तो फिर आपके पास क्या होगा जब ऑडिट होगी और ऑडिट वाले अपनी रिपोर्ट को शाया कर देंगे कि जी इन्होंने फ्रॉड किया था, इन्होंने इतने प्रॉब्लम्स किए थे, तो फिर उसके बाद जो है आपके मार्केट में सारी की सारी रेपुटेशन चली जाएगी और फिर आप जो है अगर किसी से लोन भी चाहते हो तो वो आपको लोन नहीं देंगे बैंक्स वगैरह, क्योंकि आपके इमेज खराब हो चुका है, तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। Finally, failure to keep adequate accounting records should mean that the company has insufficient information relating to the areas such as receivable and payables. It may therefore fail to collect money owed from customers on time, leading to cash flow problems. Failure to pay suppliers on time may lead to lost goodwill as well as removal of the company's trade credit facilities. और कहता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो है अपने इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट नहीं किया, आपने सारी की सारी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पुट नहीं की, लेट से आपने जो है क्या किया रिसीवेबल्स और पेबल्स सही तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो नहीं की, तो फिर आपके जो है डाउट्स क्रिएट कर सकता है। किस चीज़ के डाउट हो सकता है कि आपने जो है अपने कस्टमर्स को टाइम पे नहीं किया, ठीक है, और अगर आपने टाइमली पे नहीं किया या आपने कस्टमर से जो है टाइमली रिसीव नहीं किया, तो फिर मसला क्या होगा, आपके पास जो है आपकी जो कैश फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगी या आपकी इनफ्लो कम आ रही होगी या आपकी आउटफ्लो कम आ रही होगी, ठीक है। और फिर अगर आप इस तरीके से सप्लायर्स को कम पे कर रहे हो, उनको जो है टाइमली पे नहीं कर रहे या उनको जो है लेट पेमेंट्स कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, तो कोई भी आपको जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा। और वो जो है अगर आपको कोई उसने ट्रेड फैसिलिटी दी थी, ट्रेड क्रेडिट दिया था कि आपको जो है एक लिमिट दी थी स्पेसिफिक कि इस लिमिट तक हम आपको कंपनसेट करेंगे कि आप इतनी परचेजेस करो, हम आपको लोन देंगे, तो वो उस चीज को भी जो है आपसे वापस ले लेगी क्योंकि उसका ट्रस्ट आप पे खत्म हो गया है। कहता है कि आपके पास जो है कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, ठीक है, कि आपके पास जो है इंटरनेशनल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपके पास मौजूद हैं और आपके पास जो है उन चीज़ों को फॉलो करना होता है, कंप्लाई करना होता है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने कहा कि आपकी टैक्स अथॉरिटीज और आपकी जितने कंपनीज एक्ट है, वो इन चीज़ों को एनालाइज करती है कि आप जो है इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। कहता है कि how accountancy firm is keen to be self-regulating, meaning that the profession would prefer to issue its own regulation and deal the problems itself rather than relying on legislation. कि हर कंट्री के जो है जितने भी आपके पास अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि जी हमारे ऊपर जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोई जो है कानून पास हो जाए। वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी कोई सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे कि उनके लिए सारे के सारे जो है स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए, ठीक है। सो कहता है कि दिस हैज लेड to companies not only having followed the requirements of their country's company's legislation but also various standard setting bodies which were linked to their country's accountancy profession। तो वो सिर्फ जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे कि कंपनीज के रजिस्ट्रेशन वगैरह बनाएंगे, बल्कि वो आपके लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज भी हो सकती हैं। कहते हैं कि by 1970 this means that there were wide range of different accounting standards being applied in different countries across the world. It became increasingly difficult for international investors to compare the financial statement of companies in different countries। ठीक है कि आपके पास सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा हुआ है कि 1970s तक क्या होता था, मसला क्या था कि जो है हर बंदा अपने तरीके से स्टेटमेंट्स बना रहा था। जैसे अगर आपको मैं आसान सी एग्जांपल दूं कि आप जो है दुकान में जाओ तो दुकानदार क्या करेगा, एक बंदा जो है रजिस्टर में लिखेगा कि जी सेल, ठीक हो गया, या आपके पास जो है सोल्ड लिख लेगा और उसके साथ अमाउंट लिख लेगा। दूसरा बंदा क्या करेगा कि उसके साथ जो है नंबर पुट करके उसके साथ जो है लिख लेगा कि ये चीज बिक गई है। तीसरा बंदा क्या करता है कि उसका नाम लिख के बेच रहा है, ठीक है, कि ये चीजें मेरी जो है आज बिक गई है, उस चीज का नाम लिखा हुआ है। तो अब अगर आप जो है क्या करते हैं कि नाम के थ्रू आप इसको एनालाइज करें और आप वहां पे जाते हैं और उसने जो है प्रोडक्ट्स को नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि इस बंदे ने किस चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम आपके पास थी कि आपके पास जब क्या होती थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते थे, तो उनको प्रॉब्लम्स होती थी कि आखिर ये जो है किस तरीके से स्टेटमेंट्स बना रहा है।
और ये जो इन्होंने एसेट्स और इन चीजों को शो किया हुआ है, तो ये इसको दूसरे नाम से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये कौन सी चीज हो सकती है? तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपके पास जो है क्या आया कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आया। ठीक है, जिसके जो है फॉर्मरली हम कहते थे IASCF। और IASCF हमारे पास क्या कहलाती है कि इसकी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी फाउंडेशन, जो आपके पास पहले काम करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम जो है इन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि किस लिए बनाए गए? फॉर्म टू ट्राई एंड हार्मोनाइज मेक मोर सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द डिफरेंट कंट्रीज, के हर कंट्री में आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हों वो जो है ज्यादा विजिबल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जब एक जैसे होंगे तो वो आसानी से जो है आपके जो स्टेटमेंट्स है उनको वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और फिर IFRS का जो है रोल क्या है? ठीक है, कि उन्होंने जो IFRS बनाया किस मकसद के लिए बनाया? ठीक है, तो कहते हैं कि IFRS फाउंडेशन इज अ सुपरवाइजरी बोर्ड बॉडी फॉर IASB। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस इशू एंड इंश्योरिंग ईच मेंबर बॉडी इज प्रॉपर्ली फंडेड। कि IFRS जो है क्या है? सुपरवाइजरी बॉडी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के लिए, कि और उनके जो है क्या करेगी? वो रिस्पॉन्सिबल कहलाई जाएगी किसके लिए? गवर्नेंस के इश्यूज के लिए। और जो आपके पास जो है जितने भी मेंबर बॉडीज हैं वो प्रॉपर्ली फंडेड हैं कि नहीं है। तो प्रिंसिपल आपके पास ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या हुए IFRS के? किस लिए वो बनाया गया? क्या मकसद था उसका? तो सबसे पहली बात उसकी आ जाती है कि डेवलप अ सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल इन्फोर्सेबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कि आपके पास हाई क्वालिटी और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और वो इन्फोर्सेबल होगा ग्लोबली। आपके ये हो गया कि आपके जितने भी जो है कंपनीज होंगे या जितने भी कंट्रीज हैं, वो अगर अपने जो है शेयर्स को ट्रेड करना चाहती हैं इंटरनेशनली या अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि उन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी और उसी तरीके से अपने जो है स्टेटमेंट्स वगैरह को डिपिक्ट करेगी। सेकंड कहता है प्रमोट द यूज एंड रिगोरस एप्लीकेशन ऑफ दी स्टैंडर्ड्स। और फिर इन चीज़ों को सख्ती से वहाँ पे लागू कराना और एप्लीकेबल बनाना इनका काम है। ठीक है, इसको प्रमोट कराएगी। टू टेक अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। और फिर आपके पास जितने भी उनके जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नीड्स है, जितने भी नए इकोनॉमीज आपके पास आ रही है इमर्जिंग, वो जो है क्या करेंगी, या जो आपके पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या साइज जो है एंटिटीज आ रही है, उनको बताना, उनको जो है क्लैरिफाई करना कि आपने किस तरीके से स्टेटमेंट्स बनानी है, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। वो सारा का सारा काम ये करती है, क्योंकि अब एक नई कंट्री है वो इमर्ज हो रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आने की कोशिश कर रही है, तो उसको इन चीज़ों का नहीं पता। तो फिर आप क्या करोगे? उसको गाइड करोगे, उनको तरीका बताओगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी होगी। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और फिर आप क्या करोगे कि जितने भी आपके पास नेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मर्ज करके उसमें से जो है एक प्रॉपर सूटेबल सिस्टम आप डेवलप करोगे और उसको इम्प्लीमेंट कराओगे, ताकि जो आपके जो है इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो इंटरेस्टेड बॉडीज हैं, वो लोग इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। जिसके लिए कहता है कि द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, कहता है कि द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ IFRS फाउंडेशन। Its members are responsible for development and publication of IFRS interpretations। कि इसके लिए आपके पास जो है क्या है, इन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है IASB का। ठीक है, जो क्या करेगी कि वो जो है स्टैंडर्ड सेट करेगी। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड IFRS के जो है वहाँ पे जो है डेवलप होंगे, उनके लिए वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेगी और वो क्या करेगी, इनको पब्लिकेशंस का पब्लिश कराएगी, उनको डेवलप कराएगी और उनकी इंटरप्रिटेशंस भी देगी। कि अगर आपने जो है, जैसे हम कह देते हैं कि आपने जो है स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, आप जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, ठीक है, गैप के प्रिंसिपल्स में भी आपने पढ़े हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो मटेरियलिटी से हमारा क्या मुराद है? ठीक है, हिस्टोरिकल से हमारा क्या मुराद है? तो वो सारे के सारी चीज़ों की जो है वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है। IFRS Interpretation Committee reviews widespread accounting issues in the context on timely basis and provide authoritative guidance on these issues। कि टाइम टू टाइम आपके पास जो इश्यूज आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, कोई जो है उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा होता, कोई छोटी कंपनी होती है तो उसको मसला आ रहा होता है कि जी अब हम इस स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करेंगे, ये तो बड़ी कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट्स रखी थी। तो ये क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट कराएगा टाइमली बेसिस पे, जो जो नई चीजें आती जाएंगी वो उनको इसके बारे में गाइड करता रहेगा। इसके बाद कहता है कि IFRS Advisory Council is a formal advisory body to IASB and IFRS Foundation. It is comprised of a wide range of members who are affected by the IASB's work.
Their objectives include advising the IASB on agenda decision and priorities in their work, informing the IASB of the views of the council with regard to their major standard setting project, give other advice to the IASB on the or the trustees. ठीक है कि इनका क्या काम होगा, एडवाइजरी है। तो एडवाइजरी का मतलब क्या होगा कि वो एडवाइस देगा। ठीक है, किस चीज के बारे में एडवाइस देगा कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे, कौन सी चीजें प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, कौन से पे नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, जितने आपके पास जो है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएगा आपको, और आपको जो है एडवाइजेस देगा कि आपने जो है किस तरीके से आईएएसबी काम करेगी या उसके जो ट्रस्टीज हैं वो कैसे काम करेंगे। सो अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना है।